वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू तालीम पॉइंट। आज हम एपीएस की बुक ग्रेड 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज़ कॉलोनाइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनिज्म एंड इट्स कॉजेज़। ठीक है, 6 कॉजेज़ हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2 एंड 3 का। इसको हम इन डेप्थ समझेंगे हर एक को, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट्स भी मिल जाए इंशाल्लाह। Colonialism. Colonialism is a practice by which a powerful country directly control less powerful countries and use its resources to increase its power and wealth. अच्छा, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस, ठीक है, जिसके थ्रू जो पावरफुल, फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ हैं, इनमें से एक पावरफुल है, एक नॉन पावरफुल है। तो पावरफुल कंट्री डायरेक्टली जो है वो लेस पावरफुल कंट्री का सारा कंट्रोल ले लेगी, ठीक है, उसको कंट्रोल ले लेगी, सारा उसके रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? ताकि जो पावरफुल कंट्री है वो अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सके और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेल्थियर यानी ज़्यादा रिच, ज़्यादा अमीर बन सके। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है? इकोनॉमिक कंसिडरेशन encouraged colonialism. European countries wanted to become rich by bringing in wealth from their colonies. अब इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए, ताकि वो इकोनॉमिकली बेटर हों। अब आप खुद देखें, जब इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, जब एक और कंट्री भी उनके अंडर आ जाएगी, तो उनके रिसोर्सेज भी जब वो अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, उनके रिसोर्सेज भी जब वो ले लेंगे, तो फॉर श्योर सी बात है इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेल्थी हो जाएंगे, तो ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज होंगे, तो ये इकोनॉमिकली भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ न्यू सी रूट्स एंड पोटेंशियल ट्रेडिंग पोस्ट एक्सप्लोर्ड बाय वास्को डी गामा, Christopher Columbus and other allowed Europeans to explore new lands. अब ऑब्वियसली आप देखिए, ये एक्सप्लोरर्स है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस और मार्को पोलो। आपने ये इन तीनों एक्सप्लोरर्स को जो है प्रीवियस ग्रेड 7th में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें यही हम कह रहे हैं कि जो नए सी रूट्स हैं, आप ज़ाहिर है अगर एक कंट्री एक और कंट्री जो है वो ले लेती है, 2 कंट्रीज़ आ जाती हैं एक कंट्री के अंदर, तो नया जब उनके पास एक एरिया आएगा, तो उनके पास सी रूट्स और ट्रेड भी ज़्यादा होंगे, तो उससे ट्रेड भी ज़्यादा होगी और इससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी आएगा, ठीक है। Next is unstable political condition of Asian and African region encourage Europeans to strengthen their administrative system and establish their positions as a trader. ठीक है, अब जब अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन होगी एशियन और अफ्रीकन रीजन्स की, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशंस अनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकली यानी सियासी तौर पे किसी भी पोजीशन में या किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में अनस्टेबिलिटी यानी कि ख़राबी आ जाना, उससे हम कहते हैं अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। तो जब एशियंस और अफ्रीकन्स के डिफरेंट एरियाज़ में पॉलिटिकल कंडीशंस अनस्टेबल हो गई, तो यूरोपियंस को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को भी उनने ले लिया और ख़ुद को एज अ ट्रेडर अपॉइंट कर दिया, पोजीशन दे दी। इससे उनकी ट्रेडिंग फ्लरिश हुई, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ वांटेड टू स्प्रेड देयर सिविलाइजिंग मिशन एंड रिलीजन टू फॉर वे लैंड्स। ठीक है, अब यूरोपियन सारे वो अपनी, उनका एक मिशन था, दैट इज़ सिविलाइजिंग मिशन, ठीक है। तो वो उसको स्प्रेड करना चाहते थे और अपने रिलीजन को भी स्प्रेड करना चाहते थे फॉर वे लैंड्स तक, दूर दूर इलाकों तक। तो ज़ाहिर है जब वो एक और लैंड भी ले लेंगे, एक और मुल्क को भी जब वो कॉन्कर कर लेंगे, तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन आएगी। तो जब ज़्यादा ज़मीन आएगी, तो वो ज़्यादा ईजीली स्प्रेड कर सकेंगे अपनी चीज़ों को जिनको उन्हें स्प्रेड करना है, ठीक है। Next is European needed a raw material at cheap rates for their industries and abundant resources in their colonies provided this opportunity. अब देखें, यूरोपियंस को रॉ मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि चीप रेट्स पे चाहिए थे, कम प्राइसेस पे चाहिए थे, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला सकें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब उनने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि एक और मुल्क भी हमारे अंडर आ जाएगा, तो क्या हुआ कि उनने अब एक और मुल्क भी ले लिया, तो वो उनसे फ्री में वो चीज़ें ले लेंगे क्योंकि उनके रिसोर्सेज तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो उनको इतने एक्सपेंसिव पड़ते थे, वो दूसरे मुल्क से ईज़िली ले सकते हैं फ्री में,
ठीक है। इससे उनकी क्या उनको फ़ायदा आया, उनकी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश हुई, ठीक है। लास्ट इज़ देयर वाज़ अ नीड टू फाइंड मोर कंज्यूमर्स एंड न्यू मार्केट्स फॉर यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब उनसे क्या हुआ, जब एरिया ज़्यादा हो गया, एक और मुल्क भी उनके पास आ गया, तो एरिया ज़्यादा हुआ, तो अब ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे, ज़्यादा बायर्स होंगे, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे उनके मार्केट के लिए, तो इससे उनकी गुड्स यानी उनकी अशिया ज़्यादा होंगी, और ये मार्केटिंग का भी एक तरीका था कि उनके फिर बिजनेसेस भी ग्रो किए। अब तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, साउथ एशिया फ्रॉम कॉलोनी टू एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको आई वोंट रीड फुल पैराग्राफ, बट आई विल जस्ट आपको जो उर्दू में लिखा है उसको मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप कहेंगे इंग्लिश में तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन समझना है कि क्या लिखा है। अच्छा, जो फर्स्ट यूरोपियन था जो कि सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सग़ीर में गया था, वो पोर्तुगीज़ सेलर्स थे, ठीक है। उनमें से एक का नाम वास्को ड गामा भी था, जो कि कैलिकट पे पहुंचा था 1495 में। जब वो लैंड हुआ तो वो बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो कि अबंडेंट पड़े हुए हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस रीजन में। तो उसने बहुत जल्दी वहाँ पे अपने ट्रेडिंग इस्टेब्लिश की, और उसने ट्रेड रिलेशंस बना दिए इंडिया के साथ। ट्रेड रिलेशंस क्या होते हैं कि तजारती ताल्लुकात, जिसमें आप एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक रिलेशन बना लेते हो, जिसमें आप उनके साथ ट्रेडिंग करते हो, तजारत करते हो, ठीक है। चीज़ों का लेना देना, खरीद फरोख्त करते हो। तो सबसे पहले तो उनने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ट्रेड किया, पीसफुली, अमन के ज़रिए। लेकिन बाद में उनने हार्शर पॉलिसीज़ अपना दी। हार्शर यानी बुरी, हार्श बुरी को कहते हैं, तो हार्शर ज़्यादा बुरी पॉलिसीज़ अपना दी, जिनसे क्या इंक्रीज़ हुआ, उनका कंट्रोल इंक्रीज़ हो गया लोकल पीपल के, ठीक है। और उनने दे बिगैन टू एक्सप्लोर द लोकल रिसोर्सेज एंड मार्केट एंड सेट अप देयर पोर्ट्स इन साउथ ईस्ट इंडिया। अब वो ज़्यादा हार्श होते गए, और उन्हें अब यही था कि पैसे की लालच में वो ज़्यादा ट्रेड बन जाए, ताकि उनकी ज़्यादा ट्रेड में नाम बन जाए। तो वो फिर ज़्यादा हार्श होते गए, और उन्हें लोकल रिसोर्सेज भी अपने कंट्रोल में ले आए, ठीक है। तकरीबन 100 सालों तक उनने ये चीज़ मेंटेन की, और एज अ सोल ट्रेडर यानी इंडिविजुअल ट्रेडर उन्होंने इंडिया में काम किया होता हो। और उस वक्त पे पोर्तुगीज़ बहुत ज़्यादा वेल्थी हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आ गया था, ठीक है। लेकिन बाद में उनकी पावर गिरती गई, और 16वीं सेंचुरी में आके उनकी वो पावर, वो वेल्थ ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हुआ डच और ब्रिटिश ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद 16वीं सेंचुरी में जब पोर्तुगीज़ की ख़त्म हुई, तो डच और ब्रिटिश ने शुरू कर दी ट्रेडिंग इंडिया के अंदर 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। 16वीं सेंचुरी में अब जब उनकी ख़त्म हुई थी, इतनी शुरू कर दी, तो कंपटीशन लग गया पोर्तुगीज़ के साथ, एक ज़्यादा अच्छा होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ने, और ट्रेड कर दी इंडिया के साथ स्टार्ट। डच और फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, ताकि वो ट्रेड कर सके ईस्ट पार्ट के साथ। ब्रिटिश ने भी मैनेज किया, अपना मेजर पोर्ट्स बना दिए, मद्रास, सूरत और बॉम्बे वगैरह। अब उसके बाद वहाँ से चीज़ें सेट की, और 1750 में ब्रिटिश और फ्रेंच ने ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा मेन कंटेस्टेंट थी ट्रेडिंग इन इंडिया, यानी कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही थी। तो बहुत थ्रू मैनी ब्लडी लैंड्स एंड सी बैटल्स, समुद्री जंगें हुई, बहुत ज़्यादा ब्लडी लैंड्स, खून बिछड़े, और बहुत ज़्यादा बैटल्स के बाद एक मेजर बैटल हुई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वैन डी वैश 1760 के अंदर, ठीक है। इसके दरमियान ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान ये जंग हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा पावर ले ली थी, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इनकी पूरी ताकत फैल गई थी, ठीक है। द स्प्लेंडर एंड द वेल्थ ऑफ मुगल्स अट्रैक्ट द ब्रिटिश, ठीक है। अब जब वो जी के, तो अब स्प्लेंडर वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। स्प्लेंडर कहते हैं किसी भी चीज़ की मैग्निफिकेंस को, ठीक है। और वेल्थ यानी बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वेल्थी, रिच हो जाना, अमीर हो जाना, ठीक है। अब जब मुग़ल के पास इतना ज़्यादा पैसा था, तो ब्रिटिश काफ़ी उस चीज़ से अट्रैक्ट हुए, ठीक है। और जो डिक्लाइन था मुग़ल को, दे पेव्ड वे फॉर देम टू टेक ओवर इंडिया कम्प्लीटली। अब मुग़ल बहुत ज़्यादा रिच थे, तो जब मुग़ल्स भी डिक्लाइन हो गए, तो ब्रिटिश के पास ज़्यादा पावर आ गई कि वो इंडिया को कंप्लीट, पहले तो उन्हें कुछ पार्ट लिया था, लेकिन अब वो कम्प्लीटली इंडिया को ले लें, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया था कंपनी इस्टेब्लिश हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, उसके मिलिट्री और पॉलिटिकल सुपरमेसी आई इंडिया में,
ठीक है। मिलिट्री यानी आर्मी वाली, और पॉलिटिकल सियासी तौर पे सुपरमेसी आ गई इंडिया में, ठीक है। सुपरमेसी कहते हैं ताकत, कोई अथॉरिटी, ताकत, पावर आ जाना, ताकत आ जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी की मदद से लोकल ट्रूप्स के साथ और बहुत ज़्यादा बैटल्स खेलने के साथ लोकल रूलर्स के साथ ये काफ़ी इस्टेब्लिश हुई। अब ये सारा ये बेसिकली ये पूरा तरीका था किस तरह से कॉलोनी से एक एम्पायर बन गया एक साउथ एशिया में ही पाकिस्तान अभी लोकेटेड है। साउथ एशिया में सारी कंट्रीज़ जिनके आप नाम सुनते हैं ये लोकेटेड, ठीक है। इसके बाद आगे इन्वेजन्स हैं दैट वीकेंड द सब कॉन्टिनेंट, और आगे से ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का लिंक आपके पास आ जाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप सर्च कर सकें। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं डिफरेंट ग्रेड्स की, इस चैनल के ऊपर जाके जल्दी से तालीम पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो देखें। आपकी जानने की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।